राहुल गांधी ने कांग्रेस की हार का कारण जो उन्होंने बताया वो मैं आपके चैनल के माध्यम से दादरी जनता के साथ कुछ साझा करना चाहता हूँ। 8 अक्टूबर को 2024 काउंटिंग थी विधानसभा चुनाव की। 13 अक्टूबर को जो प्रत्याशी मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ रही थी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, जिसका शायद हिस्सा आप लोग भी हों। उन्होंने ये कहा था कि दादरी के अंदर हार का कारण पैसे का और शराब का तांडव रचा गया। मैंने उनसे सवाल किया था कि भाई हमने 7 इलेक्शन लड़ लिए, 7 इलेक्शन में हमारे को नहीं पता दादरी हल्के के अंदर की कोई व्यक्ति ये कह के वोट देता हो कि मैं पैसे लूँगा, या कोई एक व्यक्ति ये कहता हो कि मैं शराब पी के वोट दूंगा। मैंने माननीय मनीषा जी से सवाल किया था कि भाई वो लिस्ट प्रोवाइड करवाए, वो मेरे को बताए दादरी हल्के के अंदर ऐसे कितने लोग हैं, लेकिन वो लिस्ट आज तक मेरे को प्रोवाइड नहीं करवाई गई, ना मीडिया के माध्यम से ना इलेक्ट्रॉल माध्यम से। दूसरा, जब विधानसभा का पहला सेशन हुआ दिसंबर 2024 में, तो उसमें जो आज प्रतिपक्ष के नेता हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा और तमाम कांग्रेस, उन्होंने कांग्रेस की हार का कारण बताया था ईवीएम। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट चोरी होगी। तीसरा, चौथा, 4 दिन पहले 5 दिन पहले राव नरेंद्र जी आए थे जो नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनके सामने जब कांग्रेसी आपस में जुतम पैजार हुए तो उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस ने ही कांग्रेस को हराया है। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करता हूं कांग्रेस के साथियों से कि पहले एक निर्णय कर लें कि उनकी हार का कारण क्या है। उनकी हार का कारण भारतीय जनता पार्टी की जनप्रिय नीतियां हैं, न कि कोई ये वोट चोरी या ईवीएम मशीन या कोई और जो वो अपना दूसरा ठीकरा फोड़ रहे हैं। रही राहुल गांधी जी की बात, राहुल गांधी को कौन सीरियस लेता है। राहुल गांधी जी ने जो नरेंद्र नाम की व्यक्ति की 0 एड्रेस की वोट बताई वो 2013 में वोट बनी थी। 2013 में कांग्रेस की सरकार सेंटर में थी, तो इसका मतलब गलती किसकी है? इसका मतलब तो गलती कांग्रेस की है। उसके बाद तो ये वोटर कार्ड बना नहीं, 2013 के बाद ना अपडेट हुआ। उस टाइम भारतीय जनता पार्टी ना राज्य में थी ना केंद्र में थी। तो मैं तो कांग्रेस के साथियों को यही सलाह देता हूं कि अपनी कमियों को ढूंढें, अपनी कमियों को दूर करके जनता के बीच में जाएं। राहुल गांधी बिहार की दिखती हुई हार, जो कि मेरे को लगता नहीं कि बिहार में कांग्रेस 2.5 का आंकड़ा भी पार कर पाएगी, उस चीज़ को पहले से अपने आप को ये सिद्ध करने के लिए कि भाई कांग्रेस ठीक है और बीजेपी गलत है, उस चीज़ का ये झूठे कागज पेश करके, ये मैं आपके चैनल के सामने से चैलेंज के साथ कहता हूँ। और रही वोट चोरी की बात, फैक्ट के साथ ये कह रहा हूँ कि सबसे बड़ा चोर अगर वोट का कोई हिंदुस्तान में है तो वो ये क्या था आपके गुड़गांव वाला सुखबीर कटारिया। सुखबीर कटारिया से बड़ा चोर कोई नहीं है वोट का, ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। उनके खिलाफ 100 से ऊपर मुकदमे चल रहे हैं फर्जी वोटों के। उनके बेटे को तो कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष बना रखा है यूथ का, उससे बड़ा वोट चोर कौन है? और 100 से ऊपर मुकदमे कैसे दर्ज हुए हैं? 100 से ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हैं, डायरेक्ट पुलिस ने FIR नहीं की। जो कंप्लेनेंट है ओम प्रकाश नाम का, वो कोर्ट के अंदर गया है, कोर्ट के अंदर उसने डॉक्यूमेंट दिए हैं, कोर्ट ने 156(3) में मुकदमा दर्ज करने के पुलिस को आदेश दिए हैं। तो वोट चोरी तो सिखाने वाले ये हैं, वोट चोरी करने वाले ये लोग हैं, और इल्जाम भारतीय जनता पार्टी पर लगा रहे हैं। हरियाणा बोर्ड ने सन 2026 की 10वीं और 12वीं परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब छात्र घर बैठे वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इससे उन्हें फॉर्म भरने के लिए स्कूल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोर्ड ने यह सुविधा विद्यार्थियों की सहूलियत के लिए शुरू की है ताकि समय और मेहनत दोनों बच सकें। गुरुग्राम और फरीदाबाद में मार्च तक 200 नई इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर उतरेंगी। कोर्ट की अड़चन अब पूरी तरह खत्म हो गई है। इन बसों के आने से शहर में प्रदूषण कम होगा और लोगों को बेहतर सार्वजनिक परिवहन मिलेगा। हरियाणा सरकार ने यह योजना ग्रीन सिटी मिशन के तहत लागू की है। हरियाणा बैंक में सहकारी प्रशिक्षुओं की भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक पोर्टल पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। यह भर्ती ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा मौका लेकर आई है। बैंक ने चयन के लिए पारदर्शी प्रक्रिया का भरोसा दिया है।
गुरुग्राम नगर निगम ने संपत्ति कर और पानी के बिलों में सुधार के लिए विशेष शिविर लगाने का फैसला किया है। अगले 8 दिनों तक शहर के विभिन्न वार्डों में ये कैंप चलेंगे। लोग अपने गलत बिलों को सुधारवा सकेंगे। प्रशासन चाहता है कि नागरिक बिना दफ्तरों के चक्कर लगाए अपनी समस्याएं सुलझा सकें। हरियाणा के स्कूलों में फर्जी दाखिलों और मिड डे मील घोटाले की जांच जल्द सीबीआई के हवाले की जा सकती है। फरीदाबाद में एजेंसी की टीम पहुंच सकती है। मामला बड़ा है और कई जिलों के शिक्षा अधिकारियों पर नजर है। सरकार चाहती है कि पूरी पारदर्शिता के साथ दोषियों पर कार्रवाई हो। गुरुग्राम नगर निगम ने अपने 3200 सफाई कर्मचारियों के लिए यूनिफॉर्म और आई कार्ड अनिवार्य कर दिए हैं। अब सभी कर्मचारी पहचान पत्र पहनकर ड्यूटी पर रहेंगे। इससे निगरानी आसान होगी और फर्जी उपस्थिति पर रोक लगेगी। नगर निगम ने इसे शहर की सफाई व्यवस्था को और मजबूत करने का कदम बताया है। गुरुग्राम में कचरा फैलाने वालों पर अब सख्त निगरानी रखी जाएगी। मुख्य सड़कों से धूल और मिट्टी हटाने का अभियान भी शुरू हो गया है। निगम ने जगह जगह पर विशेष गाड़ियां लगाई हैं। इसका मकसद शहर को साफ सुथरा बनाना और प्रदूषण के स्तर को नीचे लाना है। गुरुग्राम में प्रॉपर्टी टैक्स गलत बन रहा है तो लोगों के पास अब उसे सुधारने का मौका है। नगर निगम ने 8 दिन के विशेष कैंप शुरू किए हैं। अधिकारी मौके पर ही रिकॉर्ड दुरुस्त कर रहे हैं। इसका फायदा हजारों संपत्ति मालिकों को मिलने की उम्मीद है। गुरुग्राम विश्वविद्यालय में 12 से 14 नवंबर तक युवा महोत्सव आयोजित किया जाएगा। डॉ. संजय कौशिक ने बताया कि इस बार पूरे हरियाणा से छात्र इसमें भाग लेंगे। मंच पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, नृत्य और वाद विवाद प्रतियोगिताएं होंगी। युवाओं में जोश भरने के लिए यह बड़ा आयोजन माना जा रहा है। गुरुग्राम में अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस कम एक्सपो 2025 आज से शुरू हो गई है। इस कार्यक्रम में देश भर के शहरी परिवहन विशेषज्ञ शामिल हो रहे हैं। सम्मेलन में ट्रैफिक प्रबंधन और प्रदूषण नियंत्रण पर विचार होगा। शहर को स्मार्ट और टिकाऊ बनाने के सुझाव पेश किए जा रहे हैं। मानेसर लैंड स्कैम मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को झटका लगा है। अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। अब जांच आगे बढ़ेगी। यह मामला वर्षों से चल रहा था। विपक्ष इस पर राजनीतिक बयानबाजी कर रहा है, जबकि सरकार इसे कानून की जीत बता रही है। हिसार में हुड़दंग के विरोध में ईंटों और डंडों से हमला कर दिया गया। हमला उस पुलिसकर्मी पर हुआ जो पहले एडीजीपी ऑफिस में तैनात था। घटना के बाद क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। प्रशासन ने कहा कि कानून अपने हाथ में लेने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। यमुनानगर बस हादसे के बाद हरियाणा के परिवहन मंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं। हादसे में कई लोग घायल हुए थे। मंत्री ने कहा कि दोषी कर्मचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। ड्राइवरों को सावधानी बरतने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। गुरुग्राम में वायु प्रदूषण से हृदय रोगियों की हालत लगातार बिगड़ रही है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ी है। डॉक्टरों का कहना है कि प्रदूषित हवा से हार्ट अटैक का खतरा कई गुना बढ़ गया है। प्रशासन ने लोगों से घरों में ही रहने की अपील की है। गुरुग्राम में पिछले 5 दिनों में दिल्ली जाने वाले 213 BS3 कमर्शियल वाहनों को रोका गया है। यह अभियान प्रदूषण रोकने के लिए चलाया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि बिना अनुमति वाले पुराने वाहनों को अब शहर में एंट्री नहीं मिलेगी। सेक्टर 55 में पिछले 5 दिन से मोटर खराब होने के कारण 50 से अधिक घरों में पानी की सप्लाई बंद है। लोगों को टैंकर से पानी लेना पड़ रहा है। निगम ने कहा है कि तकनीकी दिक्कत जल्द दूर की जाएगी। स्थानीय लोगों ने मरम्मत कार्य तेज करने की मांग की है। गुरुग्राम में एक ऑटो चालक ने अपनी गर्भवती प्रेमिका की हत्या कर दी। वह बार बार पैसे मांगती थी, जिससे आरोपी परेशान था। दोनों लिव इन में रह रहे थे। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यह मामला शहर में चर्चा का विषय बन गया है। शोरूम से डीवीआर और केबल चोरी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों ने कई जगह चोरी की वारदातें की थीं। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी का सामान बरामद किया है। अब पुलिस इनसे अन्य मामलों में भी पूछताछ कर रही है। हरियाणा में राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप से सियासी माहौल गरमाया हुआ है। कांग्रेस और भाजपा आमने सामने हैं। दोनों दलों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। चुनावी माहौल में यह विवाद और बढ़ सकता है। प्रशासन ने बयानबाजी पर नजर रखने की बात कही। हरियाणा की वोटर लिस्ट में एक महिला की तस्वीर 200 बार दोहराए जाने का दावा हुआ था। जांच में सामने आया कि असल में उसने सिर्फ एक बार वोट किया था। अब चुनाव आयोग ने अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। गुरुग्राम में अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन का कर्टेन रेजर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें कई केंद्रीय अधिकारियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में टिकाऊ शहरी परिवहन को लेकर योजनाओं पर चर्चा की गई। यह सम्मेलन शहर के विकास के लिए अहम माना जा रहा है।
बिहार को स्थिरता और सम्मान की जरूरत है। पहले चरण की वोटिंग के बाद यह चर्चा तेज हो गई है। मतदाताओं का कहना है कि इस बार वे मुद्दों पर वोट कर रहे हैं। रोजगार और महंगाई सबसे बड़ा सवाल बनकर उभरा है। माहौल शांतिपूर्ण रहा, लेकिन दिलचस्प मुकाबला दिखा। बिहार में मतदान प्रतिशत बढ़ने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने जनता को बढ़ चढ़कर मतदान के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि लोकतंत्र में जनता का विश्वास कायम है। नीतीश ने उम्मीद जताई कि राज्य स्थिर सरकार की ओर बढ़ेगा। पश्चिम बंगाल चुनाव की सटीक भविष्यवाणी करने वाले शख्स ने अब बिहार चुनाव पर बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि बम्पर वोटिंग के बावजूद महागठबंधन तीसरे नंबर पर रहेगा। सोशल मीडिया पर यह बयान तेजी से वायरल हो गया है और लोग इस पर बहस कर रहे हैं। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस चुनाव में कमलनाथ गुट की बड़ी वापसी हुई है। यश की जीत से कांग्रेस में नई ऊर्जा देखी जा रही है। जानकार कह रहे हैं कि इससे एमपी की राजनीति के मायने बदल सकते हैं। पार्टी अब संगठन को फिर से मजबूत करने में जुट गई है। हरियाणा में बेरोजगारी भत्ता पाने का शानदार मौका मिल रहा है। सरकार ने फिर से आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है ताकि बेरोजगार युवाओं को आर्थिक राहत दी जा सके। यह योजना उन लोगों के लिए बड़ी राहत है जो नौकरी की तलाश में है। पात्र युवा ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और भत्ता सीधे खाते में आएगा। हरियाणा सरकार किसानों और बिजली उपभोक्ताओं को राहत की डबल डोज देने जा रही है। एक ओर बिजली बिल में छूट की घोषणा हुई है, वहीं दूसरी ओर किसानों को सिंचाई की सुविधा के लिए नए सब्सिडी प्लान दिए जा रहे हैं। इससे किसानों के खर्च में कमी आएगी और आम जनता को भी बिजली बिल में राहत महसूस होगी। हरियाणा के मंडियों में अब किसानों को फर्जीवाड़े से बचाने के लिए एक नई व्यवस्था शुरू हो रही है। सरकार ने घोषणा की है कि अब किसानों को मंडी में एंट्री के लिए QR कोड वाला गेट पास मिलेगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि केवल असली किसान ही अपनी फसल बेच पाएंगे और बिचौलियों की एंट्री पूरी तरह रोकी जा सकेगी। लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के नेता सुशील गुप्ता ने इसे लाडो लूटो योजना बताया है। उनका कहना है कि सरकार इस योजना के नाम पर जनता को गुमराह कर रही है। विपक्ष का आरोप है कि यह योजना महिलाओं को वास्तविक लाभ देने के बजाय चुनावी प्रचार का हिस्सा बनकर रह गई है। महिलाओं को जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण की मुहिम में आगे आने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। वीरेंद्र चौहान ने कहा कि महिलाएं इस अभियान की सच्ची नेता बन सकती हैं। उन्होंने कहा कि महिलाएं घर से लेकर समाज तक पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी निभा सकती हैं और जागरूकता फैला सकती हैं। स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को सम्मान देने के लिए हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब उनके पौत्र पौत्रियों के विवाह पर सरकार की ओर से 51,000 रुपए का शगुन दिया जाएगा। यह कदम स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को याद करने और उनके परिवारों को सहयोग देने की दिशा में सराहनीय है। हरियाणा में शिक्षा विभाग और शिक्षक संघ के बीच बैठक बेनतीजा रही। ऑनलाइन डायरी और चिराग योजना को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। शिक्षक संघ का कहना है कि नई व्यवस्था शिक्षकों पर अतिरिक्त बोझ डाल रही है, जबकि विभाग इसे पारदर्शिता की दिशा में जरूरी कदम बता रहा है। दोनों पक्षों के बीच अब आगे फिर बैठक की उम्मीद है। हरियाणा बोर्ड ने 2025 की 10वीं और 12वीं परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए हैं। लंबे इंतजार के बाद छात्रों में खुशी की लहर दौड़ गई है। इस बार परीक्षा परिणाम उम्मीद से बेहतर आए हैं। बोर्ड ने बताया कि कॉपियों की जांच सख्ती से की गई थी और मेरिट सूची में ग्रामीण क्षेत्रों के कई छात्र शामिल हुए। गुरुग्राम में नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अपू घर को सील कर दिया है। बताया जा रहा है कि कई नियमों के उल्लंघन के कारण यह कदम उठाया गया है। निगम अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा मानकों का पालन न करने और लाइसेंस नवीनीकरण में गड़बड़ी के चलते यह कार्रवाई जरूरी थी। डाक खाना चौक पर बहुमंजिला पार्किंग बनाने की प्रक्रिया फिर शुरू हो रही है। नगर निगम ने पुराने टेंडर को रद्द कर नया प्रस्ताव लाने की तैयारी कर ली है। इससे शहर के मुख्य बाजारों में पार्किंग की समस्या काफी हद तक खत्म हो जाएगी और ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। हरियाणा में सरकार ने पर्यावरण सुधार और विकास पर कई नई योजनाएं शुरू की हैं। गुरुग्राम में पंचकूला की तर्ज पर 10,000 पक्षियों के लिए घर बनाए जाएंगे। यह योजना प्रदूषण नियंत्रण के साथ जैव विविधता को भी बढ़ावा देगी। नगर निगम ने इसके लिए खास ब्लूप्रिंट तैयार किया है, जिससे शहर का पर्यावरण सुधरेगा और नागरिकों को स्वच्छ वातावरण मिलेगा। गुरुग्राम के नौरंगपुर रोड का 30 करोड़ रुपए से निर्माण होगा। इस सड़क के बन जाने से तावड़ू की दूरी कम हो जाएगी। यह सड़क परियोजना क्षेत्रीय विकास और बेहतर कनेक्टिविटी के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। निर्माण कार्य पूरा होने पर लोगों को सफर में समय की बचत होगी और यातायात भी सुगम बनेगा।
गुरुग्राम में मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण अब जल्द शुरू होगा। नगर निगम ने लोक निर्माण विभाग की पुरानी बिल्डिंग को तोड़ने की अनुमति दे दी है। यह योजना ट्रैफिक जाम की समस्या कम करने के उद्देश्य से लाई गई है। पार्किंग पूरी तरह ऑटोमेटेड होगी, जिससे जगह की बचत और व्यवस्था में सुधार होगा। M3M इंडिया कंपनी गुरुग्राम में 150 एकड़ की टाउनशिप बनाने जा रही है। इसके लिए कंपनी 7,200 करोड़ रुपए का बड़ा निवेश करेगी। यह परियोजना रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी और शहर के रियल एस्टेट सेक्टर को नई दिशा देगी। टाउनशिप में आधुनिक सुविधाएं और हरियाली का विशेष ध्यान रखा जाएगा। नारनौल में सेवा विभाग ने दिव्यांगों के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले नागरिकों और संस्थाओं को सम्मानित करने की घोषणा की है। यह कदम समाज में सकारात्मक सोच और समान अवसर की भावना को मजबूत करेगा। विभाग का कहना है कि इससे अन्य लोग भी दिव्यांगजन कल्याण के कार्यों से जुड़ने के लिए प्रेरित होंगे। हरियाणा ने पंजाब यूनिवर्सिटी में अपनी हिस्सेदारी की मांग की है। राज्य सरकार ने इंटर स्टेट काउंसिल को पत्र लिखकर यह मुद्दा उठाया है। अब मंत्रालय इस पर फैसला लेगा। सरकार का कहना है कि हरियाणा के छात्रों को पीयू में बराबर अवसर मिलने चाहिए, क्योंकि विश्वविद्यालय की जड़ें हरियाणा से भी जुड़ी हैं। गुरुग्राम में ट्रैफिक पुलिस के नए नियम के तहत अब चालान काटते समय सॉरी और थैंक यू कहना अनिवार्य होगा। यह पहल पुलिस और जनता के बीच व्यवहार सुधारने के लिए की गई है। हालांकि लोगों ने कहा कि असली ध्यान ट्रैफिक जाम और अव्यवस्था पर देना चाहिए, न कि केवल औपचारिकता पर। हरियाणा रोडवेज ने ITI पास युवाओं के लिए अप्रेंटिसशिप भर्ती निकाली है। इस योजना के तहत युवा प्रशिक्षण लेकर सरकारी कामकाज का अनुभव प्राप्त कर सकेंगे। विभाग ने कहा है कि यह कार्यक्रम युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करेगा और उनकी तकनीकी दक्षता बढ़ाएगा। गुरुग्राम में वायु प्रदूषण ने लोगों की सांसें थाम दी हैं। आंखों में जलन और गले में खराश जैसी शिकायतें आम हो गई हैं। सरकारी सिस्टम केवल दिखावे तक सीमित है, असली नियंत्रण के उपाय नजर नहीं आ रहे। नागरिकों ने प्रशासन से तुरंत ठोस कार्रवाई की मांग की है। NCR में इस समय गुरुग्राम सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर बन गया है। प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और हवा में धूल व जहरीले कण खतरनाक सीमा पार कर चुके हैं। विशेषज्ञों ने कहा है कि यदि स्थिति ऐसी ही रही तो स्कूल बंद और बाहरी गतिविधियों पर रोक लग सकती है। गुरुग्राम में सड़कों पर उतरे कांग्रेसी कार्यकर्ता, उन्होंने हरियाणा सरकार के खिलाफ वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के गंभीर आरोप लगाए। पुलिस ने स्थिति संभालने के लिए इलाके में अतिरिक्त बल तैनात किया। गुरुग्राम में ASPR रोड पर ट्रॉला और स्वीपिंग मशीन की टक्कर से 5 घंटे लंबा जाम लग गया। हादसे के बाद यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रैफिक सुचारू करने में कई घंटे लगाए। इस घटना से लोगों में नाराजगी देखने को मिली। गुरुग्राम की सड़कें टूट चुकी हैं और औद्योगिक धुएं ने हालात बदतर बना दिए हैं। नालों में गंदगी, कचरा जलाने और वाहन प्रदूषण से शहर की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। विशेषज्ञों ने कहा है कि यदि त्वरित कदम नहीं उठाए गए तो शहर में रहना मुश्किल हो जाएगा। गुरुग्राम में एक दर्दनाक सड़क हादसे में कार और ऑटो रिक्शा की टक्कर हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 4 गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह घटना शहर के व्यस्त इलाके में हुई, जहां ट्रैफिक अक्सर अव्यवस्थित रहता है। दिल्ली NCR का वायु प्रदूषण भयावह हो चुका है। कई जगहों पर AQI मीटर 500 के पार चला गया है। गुड़गांव से एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें धुंध के कारण विजिबिलिटी बेहद कम दिख रही है। लोगों ने इसे गंभीर स्वास्थ्य संकट बताते हुए प्रशासन से त्वरित कदम उठाने की मांग की है। 2 दिनों में गुरुग्राम नगर निगम ने 431 चालान काटे हैं। ये कार्रवाई प्रदूषण फैलाने वालों और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ की गई है। निगम ने साफ कहा है कि कचरा जलाने या धूल उड़ाने वालों पर अब सख्त जुर्माना लगेगा। गुरुग्राम में नगर निगम ने 1300 करोड़ रुपए से अधिक की बकाया प्रॉपर्टी टैक्स की जांच शुरू कर दी है। करीब 6800 प्रॉपर्टीज को सील करने की तैयारी चल रही है।